हेलो बच्चों, आज हम +1 फिजिक्स वेक्टर की नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। बड़ी सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन है। अभी तक हमने बेसिक फ्यू डेफिनेशंस जो वेक्टर से रिलेटेड है वो हमने की है। अब वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन और इसके यूजेस प्लस वेक्टर एडिशन क्लास अब हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले जब वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन थी तो उसके थ्रू हम दो प्रकार के वेक्टर को समझते हैं। एक है पोजीशन वेक्टर और एक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दो प्रकार के वेक्टर्स होते हैं जो ज्यादातर हमारे डायग्राम में हमें नजर आ सकते हैं। वन इज पोजीशन वेक्टर एंड अनदर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर हम टू एक्सिस की बात करें, दैट इज एक प्लेन की बात करें, दैट इज एक्स और वाई प्लेन, दैट इज एक्स और वाई प्लेन, तो इस प्लेन के अंदर जो मेरी पोजीशन वेक्टर होगा वो हमेशा मेरा ओरिजिन से बनाया जाएगा। तो कोई भी मेरा पॉइंट हो वो जब मैं उससे बनाऊंगा, जैसे कि ये पॉइंट मेरा ए हो गया, तो ये ओ ए वेक्टर जो मेरा बन जाएगा, दैट इज अगर मैंने इसको पॉइंट ए कहा, इस पॉइंट को मैंने ए कहा, तो ओ से लेके ए तक का जो मेरा वेक्टर बनेगा दैट इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पॉइंट बी लेता हूँ और ओ से लेके बी की तरफ एक वेक्टर बनाता हूँ, दैट इज ओ बी वेक्टर इज अगेन अ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर वो सारे वेक्टर्स हैं जो हमारे ओरिजिन से बनाए जाते हैं। पोजीशन वेक्टर के लिए बड़ा बेसिक से कंसेप्ट, द वेक्टर ड्रॉन टू दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, उस पॉइंट पर जो वेक्टर्स बने फ्रॉम ओरिजिन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर्स। और दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसमें कोई भी पॉइंट आपका ओरिजिन नहीं होगा। जैसे इसमें अब दो पॉइंट मेरे बन गए ए एंड बी, तो मेरे पास एक वेक्टर बन जाता है ए बी वेक्टर, दैट इज ए बी वेक्टर। तो मैंने यहाँ जो वेक्टर दिखाया दैट इज ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ये दोनों ही वेक्टर मेरे पोजीशन वेक्टर थे। मैंने दो वेक्टर दिखाए, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, दोनों ही पोजीशन से, दोनों ही ओरिजिन से बनाए गए थे। और मैंने जो बनाया एक वेक्टर ए बी वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ध्यान देना, इस डायग्राम में दो प्रकार के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं, एक ए टू बी, एक बी टू ए। अगर मैं ए टू बी बनाता हूं तो मेरी टेल, अगर मैं ए टू बी बनाता हूं तो मेरी टेल ए पे होगी और हेड मेरा बी पे होगा। अगर ये ए बी वेक्टर बन जाएगा, और अगर मैं इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, दैट इज बी ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एक ही डायग्राम में एक ही लाइन से दो अलग अलग वेक्टर्स भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स में दिखाए जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एरो हेडेड लाइन, उसका एरो किस साइड है। अगर वो ए की तरफ है तो वो बी ए वेक्टर हो जाएगा, अगर बी की तरफ है तो वो ए बी वेक्टर हो जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? इसके अलावा हम किसी भी वेक्टर को किसी भी स्केलर या रियल नंबर से सिंपली अलजेब्रिक क्लास से ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर था, दैट इज मल्टीप्लिकेशन विद द स्केलर और रियल नंबर, दोनों सेम है। मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर या रियल नंबर, जैसे मेरे पास 100 न्यूटन ऑफ फोर्स है, ऑटोमेटिकली फोर्स है 100 न्यूटन किसी डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन में होने का मतलब जैसे मैं इस बोर्ड को उस डायरेक्शन में धकेल रहा हूँ, वो फोर्स है मेरा 100 न्यूटन। अब मैं इसके डिस्प्लेसमेंट कर देता हूँ 10 मीटर, तो इसमें जो मेरा फोर्स था दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और दिस इज अ स्केलर। तो ये एक प्रकार का मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर और रियल नंबर। अगर उसमें यूनिट है तो स्केलर हो जाएगा, अगर यूनिट नहीं है तो वो सिंपल एक रियल नंबर हो जाएगा। तो जैसे इस केस में मल्टीप्लिकेशन होगी, दिस कम आउट टू बी 1000 न्यूटन मीटर, 1000 न्यूटन मीटर, जो इस पर्टिकुलर केस में अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। तो इस केस में मैंने जो फोर्स है वो वेक्टर था, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन की विद स्केलर। ऐसे मैं रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। व्हाट विल हैपन व्हेन 100 न्यूटन ऑफ फोर्स विल बी अप्लाइड बाय 10 मेंस, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू विल बी 1000 न्यूटन। इस केस में एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर इन केस मैं वैल्यू को माइनस कर देता हूँ तो उसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगी,
तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर और रियल नंबर में दो ही प्रकार की डायरेक्शन हो सकती है, अगर पॉजिटिव है तो अलोंग, अगर नेगेटिव है तो अपोजिट। बाद में देखते रहेंगे इस चीज को। अब इस चैप्टर का बेसिक चीज, वेक्टर एडिशन। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि अगर हम 3 और 4 को प्लस करना चाहे वेक्टरली तो वो कभी भी साथ नहीं आएगा until or unless they are in straight line। तो इस केस में मैं वेक्टर एडिशन को ही समझूंगा। वेक्टर एडिशन मेरे पास अलग अलग तरीके हैं, डिपेंडिंग ऑन द माय अंडरस्टैंडिंग आई कैन यूज इन मैनी डिफरेंट वेज, और काफी बार उन वेक्टर्स इंप्लीमेंटेशन की अपनी एक लिमिट भी है। सबसे पहले इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो है जियोमेट्रिकल एडिशन। जियोमेट्रिकल मीन्स डायग्राम बना के ज्योमेट्री वाइज ऑटोमेटिकली मेरे पास दो वेक्टर्स होंगे, दो वेक्टर्स हैं, दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर। ज्योमेट्रिकल मैं इनको ऐड करना चाहूंगा कि आई हैव नंबर ऑफ केसेस, मेरे पास अलग अलग केस हो सकते हैं। हो सकता है वो सेम डायरेक्शन में, हो सकता है वो अपोजिट डायरेक्शन में, हो सकता है वो किसी एंगल में। ज्योमेट्रिकल मेन इंप्लीमेंटेशन आता है इन अलोंग एंड अपोजिट डायरेक्शन, या तो उसी डायरेक्शन में हो या उससे अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहला दैट इज इन सेम डायरेक्शन। ज्योमेट्रिकल एडिशन के लिए हम बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट यूज करते हैं, वी पुट द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, दैट इज द टेल ऑफ सेकंड ऑन हेड ऑफ फर्स्ट। दूसरे की पूंछ पहले की सर पे रख दो, सिंपल सा कंसेप्ट। सेम डायरेक्शन में था ए, this will be your resultant R। बड़ा सिंपल कंसेप्ट रहा, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ए के सिर पे मैंने बी की पूंछ रख दी, रिजल्टेंट टोटल हो जाएगा फ्रॉम द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी, फ्रॉम द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी। तो यहां से लेके यहां तक इसको जरूरत नहीं है। दूसरा केस, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन होने का केस ऑफ कोर्स ए बी, दो वेक्टर्स हैं, कंसेप्ट सेम होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर। पूरा मेरा ए वेक्टर था और यहां तक मेरा बी वेक्टर है, तो ऑटोमेटिकली मेरा इतना वेक्टर बन जाएगा आर वेक्टर। देखें तो ये पूरा मेरा एज इट इज ए है, ए वेक्टर। वापसी इतना है, वापसी इसी के ऊपर, इसके हेड पर, ए के हेड पर मैंने बी की टेल रख दी, तो इसका हेड ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, और इसके बीच में जो डिफरेंस बचा वो इतना वेक्टर बचा। देखिए सर, रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ऑटोमेटिकली हम इसमें देख रहे हैं अलोंग द सेम डायरेक्शन में, वो सिमेट्रिकल होने के कारण, इन द सेम डायरेक्शन होने के कारण जो रिजल्टेंट वैल्यू आई दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसकी वैल्यू ए प्लस बी के बराबर ही थी। और इस केस में जो थी डायरेक्शन उसकी सेम थी, तो इसी कारण से जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था दैट इज द सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो उनका अलग अलग वैल्यूज को भी ऐड करके हमने रिजल्टेंट दिखा दिया, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में थे। बट इस केस में वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में आर की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी, ए माइनस बी। हाँ, वेक्टर वाइज मुझे ऐसे ही लिखना है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वेक्टर वाइज वी आर एडिशन या वी आर एडिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ए में से बी माइनस हो गया। ऑटोमेटिकली मेरा सेकेंड जो वेक्टर है वो ही माइनस होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो
लेंथ में उससे बड़ा हो। और डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, अगर मेरा ए वेक्टर बड़ा है तो ऑटोमेटिकली रिजल्टेंट मेरी ए की डायरेक्शन में होगी, अगर मेरा बी वेक्टर बड़ा है तो मेरा रिजल्टेंट बी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तीसरा केस, एट एनी एंगल, एट एनी एंगल। इसके अलावा हो सकता है मेरा ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, अगेन मैं ए वेक्टर के हेड पर बी के टेल रखूंगा और रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये बीच में कोई एक एंगल। ऑटोमेटिकली मैंने ए के हेड पर बी की टेल रखी और ए के टेल से बी के हेड तक मेरा रिजल्टेंट बन गया। हाँ, ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की ये प्रॉब्लम है, इसको आप डायग्राम वाइज नहीं सॉल्व कर सकते अगर आप मैथ में उतने परफेक्ट नहीं हैं। फॉर दिस वी आर यूजिंग अनदर वेक्टर एडिशन लॉज। और कहीं ना कहीं ये सेकेंड जो लॉ है, दैट इज ज्योमेट्री के बाद जो सेकेंड मेरा लॉ आएगा, दैट इज ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन लॉ, काफी हद तक उससे सिमेट्रिकल है। ऑटोमेटिकली दिस इज द सेकेंड लॉ। वो है सेकेंड ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन लॉ। जैसे कि जो हमने अभी लास्ट बिल्कुल आखिरी में जो फॉर्म पढ़ी, अगर पहले के सिर पर दूसरे की टेल रखते और वो एक एंगल पे था, जैसे कि इस केस में एक वेक्टर दूसरा वेक्टर और ये रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर, और मैंने अभी समझाया अगर मैं ए के हेड पर बी की टेल रख दूं तो ए की टेल से बी के हेड तक जो रिजल्टेंट बन रहा है वो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, और वो जैसे एक एंगल है, कोई ट्रायंगल फॉर्म में बन रहा है। तो एक ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन लॉ ही है, बट इसकी डेफिनेशन काफी हद तक अलग है। इस केस में कहा जाता है व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जिसमें डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट होती है, टेकन इन एन ऑर्डर, एक सीक्वेंस में लेने के बाद जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में रिप्रेजेंटेड होगा। जो रिजल्टेंट होगा वो एक अपोजिट ऑर्डर में रिप्रेजेंटेड होगा। तो ऑटोमेटिकली मेरा ए ऐसे था, बी ऐसे हुआ, तो मेरा आर ऐसे होगा, दैट इज ऐसे। ऑटोमेटिकली अगर मेरे ए और बी की डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में जाती है, को हैव मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रायंगल्स, हम उसके इसमें बात नहीं करते। इसकी वैल्यू वाइज फॉर्मूला वाइज एक रिजल्टेंट डेरिवेशन इसमें आनी है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। दैट इज आर वेक्टर का मोड का स्केयर इज इक्वल टू ए का मोड का स्केयर प्लस बी वेक्टर का मोड का स्केयर प्लस 2ab वेक्टर का मोड cos थीटा, and angle will be equal to tan alpha will be equal to b sin theta by a plus b cos theta। ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन लॉ से जो हम वैल्यू निकालेंगे वो इस फॉर्म में आएगा। ये सिंपल r इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस वैल्यू की डेरिवेशन आने के बाद ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन लॉ में हमेशा ये फॉर्मूला यूज होगा। हाँ, ज्योमेट्रिकल में हमने कहा था वी कैन यूज मैनी डिफरेंट लॉज, बट ट्रायंगुलर लॉ में एक ही फॉर्मूला। दूसरा जो है डायरेक्शन का है। डायरेक्शन मीन्स हम एंगल की बात करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर के साथ वो किस एंगल पे है, या सेकंड वेक्टर से वो किस एंगल से, किस एंगल के बेसिस पे ही मेरी डायरेक्शन की बात की जाएगी। और वो जो डायरेक्शंस मैंने वेरी फर्स्ट वीडियो में बात की थी, उन्हीं डायरेक्शंस की हम इसमें बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आती है पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम क्लियर कट नाम है पैरेलल लाइंस। पैरेललोग्राम हम जानते हैं दो साइड्स बिल्कुल पैरेलल होंगी,
साथ के साथ इक्वल होंगी, दो साइड्स पैरेलल होंगी, साथ के साथ इक्वल होगी और साथ के साथ अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट के पेयरिंग होते हैं। इसके भी इक्वल एंड अपोजिट के पेयर होंगे। डेफिनेशन काफी हद तक अलग है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन हम आगे जाके बिल्कुल सेम रिप्रेजेंटेशन भी दिखा देते हैं। इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स in direction and magnitude by the two adjacent sides of a parallelogram starting from the same point। वो एक ऑर्डर में था, उसमें सेकंड की टेल पहले के हेड पे थी, इसमें दोनों की टेल एक पॉइंट से कोइंसाइड करेंगी। दैट इज वी हैव अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम। उसी पॉइंट से जो डायगोनल बनाया जाएगा वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से उसका रिजल्टेंट होगा। इसकी डेरिवेशन भी होगी। डेरिवेशन में सेम आंसर्स आएंगे। काफी हद तक हम पैरेललोग्राम को ट्रायंगुलर फॉर्म से इक्वल रख के समझा दिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये वेक्टर उठ के मेरा यहाँ वेक्टर आ गया तो ये कहीं ना कहीं वो ही साइड ए वेक्टर, बी वेक्टर, आर वेक्टर जो मेरा होगा, अगर मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया तो ये बी वेक्टर मेरा यहाँ आ जाएगा। ये चीज मेरी नहीं होगी, ये चीज मेरी नहीं होगी और ये वही ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन ला आ जाएगा। बट पैरेललोग्राम में रिप्रेजेंटेशन में हम अक्सर इनको दो अलग अलग डायरेक्शंस में दिखाते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम है। दैट इज दिस। क्लियर? डेरिवेशन होने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा अगेन सेम आएगा। That is the analytical research या analytical verification of these two laws। और ये दोनों laws ही हमारे यूज होते हैं, चाहे +1 हो, +2 हो, कंपटीशन हो एंड ऑल। इसके अलावा चौथा लॉ है, बड़ा छोटा सा नाम है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन अभी तक चाहे ज्योमेट्रिकल हो, ट्रायंगुलर हो, पैरेललोग्राम हो, तीनों में हमने दो वेक्टर्स की ही बात की। हो सकता है दो से ज्यादा। तो जब भी दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं जिनको ऐड करना है वो यूज का पॉलीगन। इसमें कोई कंफर्म नहीं है वेक्टर्स 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, एनी नंबर दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ओपन साइड्स ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन एन ऑर्डर। और जो रिजल्टेंट होगा वो क्लोजिंग साइड से रिप्रेजेंट हो जाएगा जो उसको क्लोज करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं ऊपर ही बनाता हूँ। पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, पांचवा वेक्टर। मैंने 5 वेक्टर लिए। ये मेरा पहला वेक्टर था, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर। तो ये पॉलीगन से रिप्रेजेंट हुए एक ऑर्डर में लेने पर, और ये मेरा रिजल्टेंट होगा जो क्लोजिंग साइड से रिप्रेजेंट होगा। पॉलीगन है, कोई भी रैंडमली शेप की जा सकती है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शंस नहीं है। इसे क्लियर? ये है वेक्टर एडिशन लॉ 4। ज्योमेट्रिकल, ट्रायंगुलर, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन। इसके अलावा एक छोटा सा कंसेप्ट और इसमें वीडियो में करवाना चाहूंगा, दैट इज नोन एज द कंडीशन फॉर जीरो वेक्टर। कंडीशन फॉर जीरो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। काफी न्यूमेरिकल्स, काफी प्रॉब्लम्स आपकी इस पे सॉल्व हो जाती है। अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं ए, बी एंड सी, अगर फाइनल जो वेक्टर है उसका हेड फर्स्ट की टेल पर आ जाए तो ज्योमेट्रिकल भी हम इसे जीरो कहते हैं, हम इसे ट्रायंगुलर वाइज भी जीरो वेक्टर कहते हैं, और हम इसे पैरेललोग्राम लॉ भी जीरो वेक्टर कहते हैं, पॉलीगन वाइज भी इसे जीरो वेक्टर कहते हैं। मतलब अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं ए, ई, सी, तो रिजल्टेंट जीरो होने के लिए जो फाइनल वेक्टर है वो ए के स्टार्टिंग पॉइंट पे कंसाइड होना चाहिए। तो इसकी जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग हैं, दैट इज ओ, ए, बी। तो ऑटोमेटिकली जब मैं इसको वेक्टर को एनहांस करूंगा, ये ए वेक्टर बन जाएगा, ये बी वेक्टर कर दिया, ये सी वेक्टर कर दिया। थोड़ा सा शेप चेंज कर देता हूँ, ए, बी, सी, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर। 3 वेक्टर्स हैं जैसे कि पंखे की पंखुड़ियां, जैसे कि तीनों डायरेक्शन सेम होती हैं, तीनों आपकी वैल्यू सेम होने के कारण जो एंगल है वो भी उसके बेस पे समझाया जा सकता है। ए के अपोजिट जो एंगल होगा उसको मैं अल्फा लूंगा, बी के अपोजिट जो एंगल होगा उसको मैं बीटा लूंगा, और सी के अपोजिट जो होगा उसे मैं गामा।
इसमें लेंथ वाइज बात की जाती है, इसमें एंगल वाइज, मतलब इसमें डायरेक्शन वाइज फॉर्मूला होता है, इसमें लेंथ वाइज। तो इसमें ए वेक्टर के नीचे उसी का मॉड्यूलस, दैट इज ए वेक्टर बाय ओ ए, बी बाय ए बी एंड सी बाय बी सी। वेक्टर बाय मॉड्यूलस, वेक्टर बाय मॉड्यूलस, वेक्टर बाय मॉड्यूलस, वेक्टर बाय मॉड्यूलस। और उस केस में हमें डायरेक्शन, दैट इज ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय साइन बीटा एंड सी बाय साइन गामा। दोनों ही कंडीशंस हमारी जीरो वेक्टर्स के लिए हैं, दोनों ही कंडीशंस हमारे लिए जीरो वेक्टर्स की है, और these conditions are known as the Lami's theorem for zero vector। थैंक यू बच्चों।